किसी महकती महफिल का गुलिस्तान हो जाऊं, हर ऐप सुधार लूं, कहीं फरिश्तान हो जाऊं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 2 वीडियो देख चुके हैं और ये नया प्लेटफॉर्म है, तो कहीं न कहीं थोड़ी असहजता महसूस हो रही है, थोड़ा सहजता नहीं है और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही होंगी। तो थोड़ा बहुत ऐप है, हालांकि सही हो जाएगा, धीरे धीरे वक्त के साथ सही करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार सफलतागंज पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं, पिछले के 2 वीडियो में हम बात कर चुके हैं वर्णमाला के विषय में, जिसमें आपने देखा है कि स्वर के विषय में बात हो चुकी है और काफी हद तक व्यंजन भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या हुआ है कि आप वर्गीय व्यंजन के विषय में बात हो चुकी है। और उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे आपके आते हैं जो अंतस्थ व्यंजन। आगे बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं देखते हैं। या रा ला वा, ये दोस्तों क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी इससे पहले हमने बात किया था वर्गीय व्यंजन के विषय में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। पहला होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस तरीके से प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं। तो 5 × 5 कितने होते हैं, 25 हो जाते हैं। उनके विषय में बात कर चुके थे। तो उसके बाद आती है बात अंतस्थ व्यंजन की। तो दोस्तों हम अंतस्थ व्यंजन के विषय में बात करेंगे। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। पहली बात आती है कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने पीछे बताया है आपको कि जो हिंदी है उसमें जो दिए हुए शब्द हैं, यदि उन पर आप फोकस कर लेते हैं, यदि उनके अर्थ को समझ लेते हैं, तो आधी हिंदी यूं ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि आप इस शब्द को समझने का प्रयास किए, अंतस्थ मतलब क्या होगा कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो बाहर की वायु है वो अंदर की तरफ प्रस्थान करेगी या आपके अंदर, मुंह के अंदर जाएगी। जैसे अगर इनका उच्चारण करें तो या रा ला वा, क्या होगा, जो वायु है वो अंदर की तरफ स्थिर हो रही है या जा रही है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब जैसे बात आती है कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे आपने पीछे देखा, सारे स्वरों का उच्चारण स्थान देखा आपने, का वर्ग का देखा, चा वर्ग का देखा, टा वर्ग का देखा, पा वर्ग का देखा। उसी तरीके से जो आपके अंतस्थ व्यंजन है इसका भी एक उच्चारण स्थान होता है। और इसको हम देखते हैं किस तरीके से हमें याद करना है। तो दोस्तों या होता है, या वर्ण तालु से उच्चारित होता है और रा वर्ण मूर्धा से उच्चारित होता है। और जो ला व्यंजन होता है वो दा से उच्चारित होता है, सॉरी दंत से उच्चारित होता है। और जो वा है वो दंतोष्ठ से उच्चारित होता है। अब इसको याद करने का शॉर्टकट फार्मूला देखते हैं। जैसे तालु है तो तालु का हम ता ले लेते हैं, स्टार्टिंग का जो वर्ण होता है वो हम ता ले लेंगे और मूर्धा का मुंह ले लेंगे और इसका पहला वर्ण लेंगे द और इसका पहला लेंगे तो दा हो जाता है। तो ऐसा हम याद करते हैं, त मु द द, ऐसा कुछ याद कर लेते हैं। तो क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, ता से तालु, मूर्धा, दंत और दंतोष्ठ। इसको हम याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की, तो जब ऊष्म व्यंजन के विषय में दोस्तों बात होती है, अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि यदि शब्द को समझेंगे तो शब्द ऊष्म मतलब ऊष्मा या ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय मुख के अंदर से ऊष्मा बाहर की ओर निकले, क्या कहलाएंगे, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो आपके होते हैं ये जो 4 होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यार अलावा इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन स ख श ह होते हैं। यदि इसमें हम बात करें
ये पूछ लेता है कभी, बताइए कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो यहाँ हो सकता है कि 3 इसमें से देगा और चौथा एक उठा करके यहाँ दे देगा, तो आपको बताना होगा कि ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। या ऐसा कर सकता है कि अंतस्थ व्यंजन में बताएगा निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 3 4 5, या ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन दोनों व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी दोनों की संख्या 4 होती है। अभी हमने इसके उच्चारण स्थान के विषय में बात किया, तो जैसे यहाँ पर हमने ताल, मूर्धा, दंत और दंतोष्ठ बताया, उसी तरीके से जब हम इसका देखते हैं, सा का देखते हैं, तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी तालु होता है और इधर भी क्या होता है, मूर्धा होता है, और यहाँ भी क्या होता है, दंत होता है, और जो हा का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बताया क्या, तामुदक। अगर इसका हम पहला वर्ड ले तो भी क्या बनेगा, ता, और इसका, और यहां से उठाएंगे दा, और इसका का। तो फिर हम ये देख पाते हैं कि यहाँ तो जो होता है 3 वर्ण, ये 3 वर्ण दोनों में कॉमन होते हैं। और पहली बार में क्या होता है, दंतोष्ठ, यानी कि दंत और ओष्ठ का सहारा लेना पड़ता है, और यहाँ जो अंतिम हा बचता है यहाँ पर कंठ का होता है। तो यदि आप एक बार इसको याद कर लेंगे, ऐसा कुछ फिट कर लेंगे, तमुदद, तो फिर क्या होगा, यारा लावा एक क्रम से बिठाएंगे, और इसका ताल, मूर्धा, दंत, और फर्स्ट टाइम क्या होता है, द 2 बार आ जाता है, दंतोष्ठ हो जाता है। और सेकेंड जब हम ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं तो दोस्तों क्या होता है, स श श ह, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ताल हो जाता है, मूर्धा हो जाता है, दंत और कंठ हो जाता है। तो फिर इससे हमें याद करने में आसानी होगी, क्योंकि ता आपने याद कर रखा है, तो फिर ताल हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, दंत हो जाएगा, और एट लास्ट जो हा वाला होता है वो कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित होता है। दोस्तों कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हम अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान को हम लोग समझ पाते हैं। तो इतना देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इनके विषय में आगे थोड़ा, तब तक इसको आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आपने देखा अंतस्थ व्यंजन, तो इसके विषय में बात आती है कि ये अघोष होते हैं, सघोष होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अंतस्थ व्यंजन जो है वो अघोष होते हैं या सघोष होते हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है कि जो सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। फिर पूछ सकता है कि बताइए जो सारे अंतस्थ व्यंजन हैं इसमें से ये अल्पप्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो ये सघोष के साथ क्या होते हैं, अल्प प्राण भी होते हैं। क्या होगा दोस्तों, पहली चीज यहाँ पर 3 ही चीजें पूछी आती हैं अंतस्थ व्यंजन में, कि एक तो ऐसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ से सा उठाकर के यहाँ रख दे, या हा उठाकर यहाँ रख दे। तो फिर आपको ये याद रखना है कि या अलावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण स्थान देखना है कहाँ से होता है, तो हमने बताया तामुद। यदि पहले आप देख रहे हैं तो द डबल बार रिपीट हो जाएगा, एक बार दंत होगा, दूसरी बार दंतोष्ठ हो जाएगा। और दोबारा यदि आप ऊष्म व्यंजन पढ़ रहे होंगे तो फिर तामुद ऐसे क्रम में बिठाएंगे, और ताल, मूर्धा, दंत और कंठ हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन आएगा, बताइए ये सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और सघोष के साथ मित्रों क्या होते हैं, ये अल्प प्राण भी होते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन हमने भी बताया क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो जितने भी इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ताल हो जाएगा, मूर्धा, दंत और कंठ ये हो जाएगा। और इन चारों का जो अब आपसे पूछे कि बताइए सघोष है या अघोष है, तो ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, अघोष हो जाते हैं। चारों क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, चारों अघोष हो जाते हैं। लेकिन जब पूछता है ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है, सॉरी एक मिनट, स श श ह, अगर यहाँ पर बात करेगा ये 3 जो होते हैं ये दोस्तों क्या होते हैं, हा को छोड़ देते हैं, 3 जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं।
और जो हा होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये सघोष होता है। हा पर्टिकुलर क्या होता है, सघोष होता है। ऊष्म व्यंजन में से हा सघोष होता है। और यदि हम बात करें इन चारों व्यंजन की, तो ये चारों जो होते हैं ये अल्पप्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों ये चारों जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे, यारा लावा होंगे। और यारा लावा का जो उच्चारण स्थान होगा आपको याद रखना है तमु द द, तमु द द। एक बार ता से तालु, मा से मूर्धा, दा से दंत और फिर दंतोष्ठ, ये हो जाएगा। और फिर ऊष्म व्यंजन शा शा शाहा, तो यहाँ पर क्या होगा ताल, मूर्धा, दंत और कंठ, क्योंकि तमु दक है यहाँ पर। फिर बात करें कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सारे अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। और अल्पप्राण होते हैं या महाप्राण, तो आप क्या बताएंगे, अल्पप्राण होते हैं। फिर इधर आते हैं हम ऊष्म व्यंजन की तरफ दोस्तों। तो जो ऊष्म व्यंजन है आपके वो क्या होंगे, वो अघोष होंगे। कौन से, ये तीन क्या होंगे, अघोष होंगे। और हा होगा सघोष होगा। बाकी के चारों क्या होंगे, महाप्राण होंगे। चारों के क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो ये हो जाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के विषय में बात हो जाती है। फिर पर्टिकुलर कुछ जो व्यंजन होते हैं उनके विषय में बात आती है। जैसे एग्जाम में बहुत बार आता है कि या और वाह, या और वाह, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। इसे आप अर्धस्वर कह सकते हैं। या वाले होते हैं इनको अर्धस्वर कहा जाता है। और जो आपका ला होता है, ला को पार्श्विक कहते हैं। ला को पार्श्विक कहते हैं। और रा जो होता है, रा आपका लुंठित कहलाता है। ला जो होता है आपका लुंठित होता है। तो इस तरीके से इनको विशेष याद रखेंगे। या और वा क्या होते हैं दोस्तों, अर्धस्वर होते हैं। और ला होता है आपका पार्श्विक। पूछ लेगा कि ला कैसा व्यंजन है, तो पार्श्विक होगा। रा आपका लुंठित होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन वर्णों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर अभी हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के विषय में। हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के विषय में। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त मतलब जैसा हमने बताया कि शब्द से बहुत कुछ समझना है। तो संयुक्त मतलब क्या होगा कि कहीं कहीं दो व्यंजन मिलकर के बने होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये आपका छत्री वाला, छत्र और श्रा, ये चार जो व्यंजन होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। अब संयुक्त का तात्पर्य क्या है, कहीं न कहीं दो व्यंजनों से मिलकर बने होंगे। तो जो ये होता है आपका छत्री वाला छा, ये किससे मिलकर बना होता है, तो दोस्तों ये का और सा से मिलकर बना होता है। का और सा से मिलकर बना होता है। फिर त्रा की बात करते हैं तो ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। और उसके बाद हम बात करें ज्ञा की, तो ज्ञा जो होता है दोस्तों वो जा प्लस इया से मिलकर के बना होता है। और श्रा की बात करते हैं दोस्तों तो ये श और रा से मिलकर के बना होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से इसके विषय में क्या सही है। तो आप बताएंगे कि ये संयुक्त रूप है इसका, ये संयुक्त रूप इसका है, और ये संयुक्त रूप इसका ये है, और ये किसका संयुक्त रूप है, श और रा का। तो इस तरीके से क्या होता है आपका वर्णमाला जो है दोस्तों समाप्त होता है। और जब आप वर्णों को पढ़ चुके होते हैं तो फिर जो अगला चैप्टर आपका आता है वो आता है संधि का। अब संधि का क्यों आता है, क्योंकि जब वर्णमाला आपने पढ़ा तो यहाँ पर आपने जो अध्ययन किया है वर्णों का किया है दोस्तों। किसका अध्ययन किया है, वर्णों का किया है। जब वर्णों का अध्ययन कर लेते हैं
क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, और वर्णों का अध्ययन कर चुके हैं। अब जब आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ तो क्या होगा, आप वर्णों को मिलाएंगे। जब वर्णों को मिलाएंगे तो क्या होगा, संधि का निर्माण होगा। तो अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों आपका संधि का होगा, और फिर बात आएगी संधि किसे कहते हैं। तो संधि क्या होती है कि वर्णों को आपस में मिलाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा आपकी, और मिलते हैं अगली क्लास में। जो अगले आपके चैप्टर होगा वो संधि का होगा। तो नमस्कार दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और घंटे का बटन अवश्य दबाइएगा दोस्तों, ताकि हम घंटों तक आपको पढ़ाते रहें, और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।